हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो तुम्हें पता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी मैं पढ़ता था एकदम रैंडम तरीके से पढ़ता था, ना मैं टारगेट सेट करता था, ना कोई प्लानिंग थी और ना ही कोई स्ट्रेटेजी थी। बस रैंडम बुक उठाया कि आज केमिस्ट्री पढ़ना है, आज बायोलॉजी पढ़ना है, आज फिजिक्स पढ़ना है और पढ़ना स्टार्ट कर देता था। इस चक्कर में ना तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ और ना ही सेकंड अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई भी करी, सिलेबस भी कंप्लीट हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे कभी आया ही नहीं। ठीक है, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो प्रॉपर मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी पूरे साल, एक टारगेट सेट किया, डेली टारगेट सेट किया, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या अप्रोच मैंने लगाया, कैसे मैंने स्टडी करी कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो आपको मैंने जो गलतियां करी है वो आपको बिल्कुल भी दोहरानी नहीं है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ऐसा ही महाप्लान। अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो, ठीक है, एकदम शून्य पर हो, तो भी आप 160 से 170 180 एक साल के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है भाई, तुम कर लोगे। लेकिन तुम्हारे पास एक राइट और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, तीनों के लिए आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें पता है नीट 2025 का पेपर नीट 2023 और 24 से बहुत ज़्यादा टफ था और ऐसे कंपटीशन में और ऐसे टफ पेपर के लिए आप पुरानी टेक्निक्स अगर पढ़ो कि भाई नए थ्योरी पढ़ ली और पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया और बस सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इस बार तुम्हें कुछ अलग करना है। ठीक है, आप ये स्ट्रेटजी चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए लागू होता है। आप इसको फॉलो कर सकते हो और फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले। सबसे पहले आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, डेली टारगेट शेड्यूल। ठीक है, मतलब जब भी दिन की शुरुआत हो केमिस्ट्री में आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, या ये लेक्चर मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, या एक आप डायरी बना सकते हो या एक पेज में भी लिख सकते हो कि आपको टारगेट शेड्यूल बनाना है। ठीक है, जैसे आज मुझे पढ़ना है पेरियोडिसिटी, तो यहाँ पर मैंने पेरियोडिसिटी का कौन सा टॉपिक है तो सिर्फ टॉपिक लिख दिया। इसके आगे आप लिख दो एमसीक्यू कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इसके बाद में आप लिखो रिवीजन, जो भी आपका डेली शेड्यूल है, जो आप आगे भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको इसमें मेंशन करते जाना है, उसको करते जाना है, टिक करते जाना है, करते जाना है, टिक करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपका डेली वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेली टारगेट शेड्यूल बनाना ही है कि कौन सा आपको टॉपिक रीड करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है एनसीईआरटी इफेक्टिव रीडिंग। अब देखो, टीचर ने आपको, चाहे आपने ऑनलाइन क्लास ले रखी है, ऑफलाइन क्लास ले रखी है, सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, आपने क्लास देखी, उसके बाद में आपने नोट्स बनाए, टीचर ने जो आपको पढ़ाया, उस नोट्स को बनाने के बाद में उसको बाद में आपको रीड करना है जब आप रिवीजन करो तब। ठीक है, उसी दिन, ऐसा नहीं कि अगले दिन करो, उसी दिन आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद में आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है केमिस्ट्री के। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपको सारी नेम रिएक्शन पढ़ ही लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। जितने भी पावर पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दे रखे हैं, आपको करना है। और सबसे मेन बात कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस करना ही करना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट वाले जो ब्रैकेट में बने हुए क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है। और देखो, इनऑर्गेनिक तो आपको कंप्लीट लाइन टू लाइन ही पढ़नी है, ऑर्गेनिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट लाइन टू लाइन एक साथ कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना है, लेकिन थोड़ा देखो, ध्यान से पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हैं, जो कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको उन पर फोकस रखना है। ठीक है, या पावर पॉइंट या स्टेटमेंट जो भी आपको हो। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे ब्रैकेट में या इधर उधर एक्सरसाइजेस में, भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, पता है, वो वैल्यू तक चेंज नहीं करते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर बात करते हैं अपन शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है, वन वर्ड्स टाइप के शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप स्टेटमेंट बेस्ड पूरा स्टेटमेंट जैसा लिख रहे हो पूरी की पूरी लाइन टू लाइन, नहीं, आपको वन वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में। मेंशन ऑल कीवर्ड्स, उसके अंदर सारे कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए, चाहे वो पीवाईक्यू वाले हो या एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, सारे फॉर्मूला अच्छे से होना चाहिए उसके अंदर। और ऑल नेम रिएक्शन विद ट्रिक्स, भाई नेम रिएक्शन आप अगर कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हो तो आप कंसेप्चुअल याद कर लो उससे भले, लेकिन ट्रिक भी अवेलेबल है। ठीक है, सारी नेम रिएक्शन की ट्रिक्स भी है, आप ट्रिक भी
ट्रिक से भी नेम रिएक्शन याद कर सकते हो। तो उस जो शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करो उसके अंदर आप ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वन वर्ड्स टाइप के होना चाहिए, सारे कीवर्ड्स में होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए और ट्रिक्स होनी चाहिए नेम रिएक्शन की, ठीक है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है और इसके साथ में पीवाईक्यू आपको करना है। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी कर लिए तो केमिस्ट्री के अंदर 45 में से 30 से 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाला है, डायरेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, किससे? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन से। लेकिन इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, कोचिंग के मॉड्यूल्स कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल्स जो भी बनती है ना कोचिंग्स में स्पेशलिस्ट ही तैयार करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होती है। तो आप कोचिंग के मॉड्यूल चाहे वो एलएन के हो, आकाश के हो, फिजिक्स वाला के हो, किसी के भी मॉड्यूल आप सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड बुक भी सोल्व कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह हो गई, ठीक है, MS चौहान हो गई। आपको रिवीजन कैसे करना है? देखो रिवीजन आपको 3 फेज में करना है, डेली, वीकली और मंथली। अब डेली में क्या करना है आपको, जैसे आज है तो मुझे कल जो टीचर ने पढ़ा है, जो कल मैंने पढ़ा है, सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। मतलब प्रीवियस टॉपिक को आपको रीड करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस वापस डबल बार करो उसको, ठीक है। फिर जैसे ही एक हफ्ता तक डेली रिवीजन करना है प्रीवियस टॉपिक का। जैसे ही आपका एक 1 वीक कंप्लीट हो जाए फिर आपको क्या करना है, जो 1 वीक में आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है। चाहे आप संडे के दिन आप मान लो, ठीक है, एक दिन कोई सा भी डिसाइड कर लो, उसमें पूरे 1 वीक का आपको रिवाइज करना ही करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बस पढ़ते जा रहे हो, भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे वीक का आपने रिवीजन कर लिया, फिर कुछ दिन बाद आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। मंथ में आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ वीक एरिया देखना है कि भाई ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपके वीक है, ठीक है। सिर्फ वीक चैप्टर आपको पढ़ना है, उसको 1 शॉट लेक्चर देख लो भले, या अपने नोट से ही पढ़ लो और पीवाईक्यू सॉल्व करके एक बार फिर से देख लो, ताकि जो वीक चैप्टर है आपका वो वापस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उससे, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि नो टेस्ट नो सिलेक्शन। अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम सिलेक्शन का सोचो भी मत, ठीक है। टेस्ट ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 4 चैप्टर। बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरा तो 2 ही चैप्टर कंप्लीट है, तो एक काम करता हूँ, मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दे दूंगा। ये सिर्फ अपने आप को झूठे वादे करने जैसा है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा बैकलॉग पूरे साल रहेगा, इसका मतलब तुम पूरे साल टेस्ट नहीं दे पाओगे। भले तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन आपको टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद में आपको एनालिसिस करना है। क्या बोला मैंने, जैसे आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर? देखो जैसे आपका टेस्ट हुआ, नंबर कितने भी आए, टेस्ट के नंबर से डिसीजन डिसाइड नहीं होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट के नंबर और मेन एग्जाम में नंबर में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टेस्ट इसलिए नहीं लेते कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, नहीं, टेस्ट इसलिए लेते कि तुम अपनी गलती देखो, तुम अपनी मिस्टेक्स को देखो कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे, 180 में से 80 आ रहे, भले 50 आ रहे, 100 आ रहे, 150 आ रहे, ठीक है। ये देखो कि आपके नंबर कहाँ कटे, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके गलत हुए, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी भी आपके वीक है, ठीक है। तो उस वीक टॉपिक को आपको एक पेज के ऊपर या एक डायरी में लिख लेना है, फिर वापस उस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, ताकि वो जो वीक टॉपिक है वापस आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। तो टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि आप वीक टॉपिक और वीक एरिया को वापस आप स्ट्रॉन्ग बना सको, ठीक है। तो टेस्ट बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्लास देखनी है टीचर की। एक बार मैं फिर से समरी बता देता हूँ आपको। टीचर की क्लास देखी आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद में आपको एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है। एनसीईआरटी रीड एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद में आपको एनसीईआरटी के साथ में क्वेश्चन भी कर लेना है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू करनी है। पीवाईक्यू करने के बाद में एक स्टैंडर्ड बुक भी आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद में आपको डेली रिवीजन भी करना है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो पूरे साल तो आप 160 180 में से 180 भी स्कोर कर सकते हैं। 160 170 180 जितना आपकी क्षमता है आप अपना स्कोर कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। 1 साल अच्छा समय है, ठीक है, पूरा 1 साल है। इसमें तो बहाना नहीं बना सकते तुम कि साल, क्योंकि जो टॉपर है उसके पास भी 1 ही साल है, तुम्हारे पास भी 1 ही साल है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन होकर पढ़ो, ठीक है। आप बिल्कुल इसको स्कोर कर लोगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।